Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today I'm going to explain Class 8 Social Studies NCERT Pattern Geography Book Chapter 2 कक्षा 8 भूगोल का अध्याय 2। इसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। डियर स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि अलग अलग संसाधन जो है उनका निर्माण किस प्रकार होता है और किस प्रकार वो हमारे लिए उपयोगी हैं और हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में भूमि जो एक प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में बात की थी। भूमि के विभिन्न उपयोग के बारे में जाना था और विभिन्न तरीके जिनसे भूमि का संसाधन का संरक्षण किया जा सकता है, हमें इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करेंगे मृदा की। मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, उसकी ऊपरी परत, उस पर दानेदार कण, पता ही आपको मिट्टी, आप जो रहते हो इस धरती पर रहते हो, जो उसके ऊपर की पतली परत है वो मिट्टी कहलाती है, मृदा कहलाती है। ये भूमि से जुड़ी हुई है, भूमि पर होती है ये। अब स्थल रूप, वो धरती और पृथ्वी जो है वो उस स्थान पर किस प्रकार की है, वो सब मृदा के प्रकार को, इनकी मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करते हैं कि वहाँ पे चट्टानी है, रेतीली है और मैदानी भाग है, पठारी भाग है। तो ये सब जो है वो मिट्टी के प्रकार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है मिट्टी, ह्यूमस जहाँ पर नमी होती है, बालू है, क्ले के साथ अपक्षयित है, टूटी फूटी चट्टानी पदार्थ हैं, जनक है, जनक चट्टानें हैं, अर्थात जहाँ पर चट्टानें बनती हैं पृथ्वी के अपर्दन से, मृदा के अपर्दन से बार बार चट्टानें बनती हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो है वो अलग अलग स्थल रूप पर पाई जाती है। ठीक, अब ये जो मिट्टी है, हम यहाँ पढ़ते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अब अपक्षय क्या होता है? अपक्षय मृदा का अपर्दन। मृदा यानी कि मिट्टी का अपर्दन, मिट्टी का उलट पलट होना और इसके साथ साथ जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा बरती जाने वाली या फिर नदी द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी जो है अलग अलग स्थानों से होती हुई जब एक समय इकट्ठी होती है और उसका अपर्दन होता है, वहाँ पर भी मृदा जो है वो अलग किस्म की होती है और वहाँ पर मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा को प्रभावित करने कारक कौन से हैं? उसका रंग कैसा है, गठन कैसा है, खनिज कैसा है, वहाँ पर कौन से खनिज मिलते हैं, कोयला है, लोहा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, बहुत गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ रेतीली मिट्टी होगी, वहाँ रेत होगी, पठार है, तापमान कैसा है, वहाँ ज़्यादा बारिश है। ये सब चीज़ें, वनस्पति जात, प्राणी जात, यानी कि वहाँ की वनस्पति कैसी है। वनस्पति डिपेंड कहाँ करती है? डिपेंड करती है जलवायु पर, वहाँ के तापमान पर, और उसी के आधार पर वहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है। समय के आधार पर, समय जो है जैसे समय बीता जाता है, के पर भूकंप आते हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, वो मिट्टी को उड़ाकर स्थान से स्थान पर ले जाती हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी जो है अपना खुद का अब अलग वहाँ पर चली गई, दूसरी जगह पर जा चुकी है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर इकट्ठी होने से वहाँ पर भी मिट्टी का और वनस्पति का क्या होगा, वनस्पति को वह मिट्टी प्रभावित करेगी। अब कौन से मुख्य कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं? अब मृदा निर्माण क्या है? जनक शैल का स्वरूप, जो वहाँ पर जो शैल है, चट्टानें हैं, उसका स्वरूप कैसा है, और जलवायु मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है। मृदा निर्माण के अनेक घटक हैं, कारक हैं। स्थलाकृति, वहाँ की आकृति, जो स्थल है, वहाँ का जो स्थान है वो कैसा है, आकृति कैसी है, पहाड़ है, जल है, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है कि कितने समय में वहाँ पर मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि ये अलग अलग स्थानों पर होते हैं तो अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न है। अब भारत में है कई प्रकार की मिट्टी है, जैसे जलोढ़ है, काली है, लेटराइट है, लाल है, मरुस्थल है। अब ये मिट्टी जो है ये निर्माण होती है, लेकिन जब मृदा का अपर्दन होता है तो मिट्टी की जो क्षमता है, जो मिट्टी की उपयोग क्षमता है
वो कम होती है उसका अपरदन होने से, और उसमें क्षीणता आती है। अब क्षीणता यानी कि वो कमज़ोर हो जाती है। अब मृदा अपरदन और क्षीणता जो है मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। अब दोनों प्रकार से हो सकते हैं, मानवीय रूप में भी और प्राकृतिक रूप में भी। इनका निम्नीकरण यानी कि उसकी जो क्षमता है वो कम हो सकती है। अब इसके निम्नीकरण में सहायक कारक जैसे वन है, हम जंगल काटे जा रहे हैं, वनोन्मूलन है, वनों का उन्मूलन हो रहा है, वन कम होते जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। मनुष्य अपने निर्माण अपने उपयोग के लिए मनुष्य जो है वनों काटता जा रहा है और पेड़ों काट रहा है। वर्षा का अतिचारण हो रहा है, यानी कि जो जहाँ पर अतिचारण, पशु जगह चरते हैं, चरागाह है, वो बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं। और जहाँ जिस जगह पर चरागाह या चारा नहीं होता है उस जगह खाली छोड़ देते हैं, और वहाँ पर क्या होता है फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इससे क्या हो गया, अतिचारण हो रहा है। रासायनिक उर्वरक जो है, खाद है, यूरिया है और कीटनाशक है, इनका ज़मीन में, मिट्टी में, खेतों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। इससे भी मिट्टी की क्षमता जो है, उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। वर्षा का दोहन है, भूस्खलन है। भूस्खलन में मतलब ज़्यादा अत्यधिक बाढ़ आने से, अत्यधिक वर्षा होने से क्या होता है, मिट्टी की जो है कटाव आ जाते हैं, भूमि जो है कट जाती है। और जहाँ पर ढाल वाली मिट्टी है, पहाड़ है, तो वो मिट्टी बारिश की वजह से नीचे की नीचे हो जाती है, जिससे वो भूमि जो है वो अगले स्थानों पर कट जाती है, उसमें दरारें आ जाती हैं, उसे भूस्खलन कहते हैं। अब इस मिट्टी को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इसी कुछ विधियाँ हैं। अब देखो, पहली है हमारे पास मल्च बनाना। अब मल्च क्या है? मल्च बनाना अर्थात पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। अनावृत मतलब जहाँ पर पौधे नहीं है उसके बीच में अलग अलग प्रवाल से भूमि ढक देते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी नमी जो है वो बनी रहती है। वेदिका फार्म, अब ये देखो वेदिका फार्म कैसे बना हुआ है। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर ज़मीन जो है वो समतल नहीं है, पहाड़ी इलाका है, ढाल है, वहाँ पर जो है सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए ऐसा उस मिट्टी को वहाँ पर एक फार्म बनाए जाते हैं। वहाँ पर एक ऐसे सोपान बनाए जाते हैं चौड़े चौड़े, जिससे कि फसल जो है आसानी से उग सके। इससे क्या होता है, पृष्ठीय प्रवाह, इससे जो ज़मीन पर पानी का जो बहाव है वो कम हो जाता है, और मृदा का अपरदन और मिट्टी जो है उसके साथ कम जाती है। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर, समोच्च मतलब एक जैसी ऊंचाई पर, जहाँ पर जितनी ऊंचाई है उस पर बराबर बराबर समानांतर जुताई की जाती है, और जिससे कि होता है जो ढाल से नीचे की तरफ बहने वाला जल है वो वहाँ पर रुक जाता है और पौधों को पानी मिलता है। इससे क्या है, एक प्राकृतिक अवरोध का भी कार्य करती है। रक्षक मेखलाएं होती हैं कतारें। अब तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में, तटीय की जो समुद्र तट पर है, नदी तट पर है, वहाँ पर पवन की गति है, वहाँ समुद्र के आसपास पवनें बहुत तेज़ गति से चलती हैं, तो उस पवन की गति को रोकने के लिए कतारों में, लाइन्स में पंक्तिबद्ध वृक्ष लगाए जाते हैं, ताकि जो है वहाँ पर बहने वाली मिट्टी जो है उसे पेड़ों की जड़ों में रोका जा सके। और आगे हैं समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। अब समोच्च रेखाओं पर, आपने मैंने पीछे यहाँ देखा आप लोगों ने कि समोच्च की रेखा जुताई की जाती है। अब उन समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए ही पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। वहाँ पानी को रोकने के लिए अलग छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती हैं, ताकि पानी जो है वो हर जगह पर बिल्कुल आसानी से पहुँच सके। उन रोधिकाओं के सामने पानी इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर खाइयाँ बनाई जाती हैं, ताकि वहाँ पानी वहाँ पर ऊपर से बहता हुआ जल नीचे के इकट्ठा हो जाए, और वो धीरे धीरे जो है वो हाँ उस जगह पर होने वाली फसल को, पौधों को पानी मिल सके। तो इस प्रकार हम लोग चट्टान बांध भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए ये जल के प्रवाह कम करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसे बांध बनाए जाते हैं जो चट्टानों से बनते हैं, और वहाँ पर पानी के जो ढलान होती है वहाँ पर पानी के प्रभाव कम करने के लिए ये ऐसे बांध बनाते हैं, जिससे पानी ज़्यादा पर मात्रा में नीचे नहीं जाता और पौधों को पानी पूरा मिल जाता है, और मिट्टी जो है उसके साथ नहीं बहती। अब बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। एकांतर एक निश्चित अंतर पर अलग अलग फसलें
जो है वो उगाई जाती हैं। इस पर हमने देखा कि विभिन्न तरीके हैं जिससे हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी को बहने से हम लोग उसे रोक सकते हैं। तो ये सभी उपाय जो हैं, समोचे की जुताई हो गया, चट्टान बांध हो गया, और इसके साथ साथ हमारे पास मल्च हो गया, वेदिका फार्म हो गए, रक्षक मेघलाइन होगी। इन सब से हम लोग मिट्टी का अपर्दन और मिट्टी का जो बहना है वो रोक सकते हैं। अब इसी प्रकार से आपने पहले पढ़ा भूमि और मिट्टी, अब है जल। जल तो आपको पता ही है, जल हमारे जीवन को जीने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर जल नहीं होगा तो मनुष्य का जो जीवन है वो अच्छी प्रकार से चल नहीं पाएगा, और मनुष्य जल के अभाव में, मनुष्य के हर प्राणी जो जल के अभाव में मर जाएगा। तो हमारी जो पृथ्वी है इसका 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हमारा जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था। अब आपको पता है कि आज भी पृथ्वी के सतह का 2/3 भाग जो है वहाँ पर महासागर है, और ये विभिन्न प्रकार के इसमें पौधे और ये जीव जंतु जो है वो इन महासागरों में रहते हैं। अब इन महासागरों का जल जो है पीने लायक नहीं है। अब मनुष्य जल जल पीता है वो क्या होता है, वो उसमें लवण है, वो नमकीन है, और वो मनुष्य के पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि हमारी पृथ्वी पर पूरी तरह से पानी होने के बावजूद भी मनुष्य के उपयोग के लिए, जनजाति के उपयोग के लिए केवल 2.7% पानी ही उपलब्ध है। अभी भी लगभग 70% भाग जो है बर्फ की चादरों, हिमालयों के रूप में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मानव उपभोग के लिए, मनुष्य के प्रयोग के लिए केवल 1% जो है वो अलवण जल उपलब्ध है। अब अलग अलग झीलों में, नदियों में जल पाया जाता है, इसलिए अलवणीय जल यानी कि जो जल मनुष्य के उपयोग में आता है वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। आपको पता है, अब पृथ्वी पर जितना जल है उसे ना तो हम बढ़ा सकते हैं, ना जितना महासागर में जल है ना उसे हम कम कर सकते हैं। इसकी मात्रा स्थिर है, और इसकी प्रचुरता जो है इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा भी, इसकी विविधता में दर्शाती है। क्यों? क्योंकि यह बार बार जल चक्र के द्वारा वाष्पीकरण, वर्षण और वर्षा की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों से पुनः चक्रण द्वारा निरंतर पानी महासागरों में गिर जाता है, यानी इसे आप लोग जल चक्र भी कहते हैं। अब मनुष्य केवल पानी का प्रयोग पीने के लिए नहीं करता, इसके वो कपड़े धोने के लिए भी, फसल उगाने के लिए, बांध जल कृषि के लिए, बांधों के में जलाशयों के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए, अलग अलग प्रकार के मनुष्य के उपयोग के लिए जल का उपयोग किया जाता है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जल स्रोत जो है वो सूखने लगे हैं, और जल प्रदूषण जो मनुष्य ने जल को खराब करता है, गंदा पानी, फैक्ट्रीज का, कारखानों का गंदा पानी, गंदगी सब पानी में फेंकते हैं, जिससे पानी जो है प्रदूषित होता जा रहा है। अब इन सब का कारण अलवणीय जल जो है कम हो गया है, और इसका मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, फसलों की मांग, नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, यानी कि मनुष्य का जीवन स्तर जो है पहले से ज़्यादा पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि हर देश में, हर पृथ्वी में, हर जगह पर जल जो है वो पूरी तरह से उपलब्ध है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जंगल बेशक हैं, वर्षा आती है, लेकिन वहाँ पर पानी जो है पीने योग्य नहीं है। अब ऐसे कई देश ऐसे हैं जिसमें जल की जो बहुत अधिक कमी है, जैसे अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम सिंगापुर जिले के भाग, मैक्सिको और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर आज भी अलवणीय जल की आपूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है, वहाँ बहुत कम है, अक्सर सूखा रहता है। ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब जो है मनुष्य के स्वयं के कार्यों के कारण ऐसा हो रहा है। अब हम इन जल संसाधनों का, इन जो हमारे पास जल संसाधन मौजूद हैं, अब हम मनुष्य हैं, मनुष्य के पास दिमाग है, तो वो इन सब का संरक्षण जो है किस प्रकार कर सकता है, उसके हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें जो है इस संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। अभी जल संसाधन जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? इसका ज़्यादा उपयोग और प्रदूषण। अब पानी है, जा रहा है, हम उसे साफ करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन प्रदूषण जो है इसे दोबारा उपयोग के लिए अनुपयुक्त तरह के हमारे वो उपयोग में नहीं आता, क्योंकि प्रदूषण के कारण इसमें धातुएं,
पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं, अर्थात उसमें कीटनाशक हैं, दवाइयाँ हैं, यूरिया है, ये सब क्या होते हैं, जल को खराब कर देते हैं। इससे क्या है, मानव शरीर को, अगर मनुष्य इसका प्रयोग करता है तो मनुष्य को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है और मनुष्य का जो शरीर है वो इससे बीमार हो सकता है। अब यदि इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले यदि इनको साफ कर लिया जाए तब भी बहुत हद तक प्रदूषण जो है वो कम किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे बारिश होती है, अब धरती का पानी का स्तर है, हम जल स्तर को जो ज़मीन का है, धरातल का है, उसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ सकता है। कैसे, जब बारिश होती है तो पानी बहने के बजाय अगर वहाँ पर रोक दिया जाए और धरती में पानी जाने दिया जाए तो वहाँ का जल स्तर है वो बढ़ सकता है। जल संग्रहण अब कैसे कैसे है, पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। अब पानी खेतों में दिया जाता है, आप देख रहे हो स्प्रिंकलर के द्वारा पानी दिया जा रहा है खेतों में। इससे क्या होता है कि फालतू में जल का जो है वो बर्बादी नहीं होती, जल की बर्बादी नहीं होती और जितना आवश्यक पानी होता है वो पौधों तक पहुंच जाता है। और ऐसी विधि जो है वो जो सूखे प्रदेश हैं वहाँ पर भी ऐसी विधि का बहुत अधिक उपयोग किया जा सकता है और वहाँ पर बहुत अधिक ये उपयोगी है और इससे जल को भी बचाया जा सकता है। अब जल के साथ साथ हमारे पास है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया गया है कि स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी, इकट्ठी की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है और ये बांस भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है, उगाया जाता है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और इस आपने स्पष्ट किया कि ये रेशम जो है, रेशमी स्कार्फ जो है वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है जो कि शहतूत के पेड़ में पाले जाते हैं। अब बच्चे समझ गए, बच्चे समझाएगा कि पौधे जो हैं वो हमें अलग अलग उत्पादन देते हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब हमारा जो हमारा जीवन है, हम कहाँ रहते हैं, अब पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के साथ साथ एक प्रकार जैव मंडल भी है जिसमें वनस्पति, मनुष्य, जल, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं। अब जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। पौधा है, अब शेर है, शेर हिरण को खाता है, हिरण घास खाता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस जीवाधार तंत्र को क्या कहते हैं, पारी तंत्र कहते हैं। अब वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे में लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए उसकी रक्षा करते हैं। वृक्ष है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। अब इस हमारे पास वन्य जीवन भी है। वन्य जीवन मतलब जो वन में रहने वाले प्राणी, पक्षी, कीट और जो जल है, वहाँ जो तालाब है उसमें जलीय जीव, जिनसे हमें दूध, मांस, खाल उन मिलती है। कीट हैं जैसे मधुमक्खी है, इसमें शहद मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार सभी जीव जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। सभी जीव हैं वो पारितंत्र में रहते हैं और पारितंत्र जो है वो इन सभी जीवों से मिलकर मिलकर बना है। और चाहे वो जीव बड़ा हो चाहे छोटा, हर जीव इस पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये अनिवार्य है। अब ये प्राकृतिक वनस्पति कैसे जो है वो बटी हुई है, किस कहाँ पर है, किस पर निर्भर करती है, तो वनस्पति की जो वृद्धि है तापमान और वहाँ की नमी की आर्द्रता पर निर्भर करती है। अब जो वनस्पति विश्व की है उसे मुख्य रूप से 4 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास स्थल, कुल और टुंड्रा। हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि अलग अलग वन जो हैं
अलग अलग प्रकार के जो टाइप्स के वन हैं वहाँ पर विशाल वृक्ष होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, पानी की प्रचुरता होती है, वहीं पर ही ऐसे घने वन उगते हैं। अब जैसे वहाँ कमी होगी, नमी की कमी होगी, वैसे वैसे वृक्षों का जो आकार है और उनकी सघनता जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा पानी मिलेगा, पौधा जो है अच्छे से बढ़ेगा, वृक्ष घना होगा। लेकिन जैसे जैसे नमी कम होती जाएगी वैसे वैसे जो है उन वृक्षों का आकार और उनकी सघनता में भी कमी आती जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा शुष्क प्रदेश हैं, जैसे अब यहाँ रेगिस्तान में जाओ तो वहाँ पर क्या है, कांटे हैं, कैक्टस है। और हम दूसरी तरफ आते हैं मैदानी क्षेत्र की तरफ, वहाँ पानी भी है। अब रेगिस्तान में पानी नहीं है, रेगिस्तान में, तो वहाँ जो पौधे जो हैं वो ऐसे ही बड़े और बड़े आकार के और सघन नहीं है। जबकि मैदानी क्षेत्र में जहाँ पर आर्द्रता है वहाँ पर पौधे और पेड़ जो हैं वो बड़े आकार के पाए जाते हैं। अब ये देखिए, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व में घास स्थलों का निर्माण होता है। जहाँ पर नॉर्मल बारिश होती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, तो वहाँ पर जो है घास के मैदान जो है वो उगते हैं। इस प्रकार जो कम वर्षा क्षेत्र हैं, जो शुष्क प्रदेश हैं, वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। अब लगभग पिछले 2 शताब्दियों में जितने भी लोग यहाँ थे, इस समय जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और क्या करते हैं लोग, इस बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए मकान चाहिए, हर चीज़ इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए ये वृक्षों को काटा जा रहा है, ज़्यादा वृक्षों का दोहन किया जा रहा है, जिससे कि वन जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए इस बहुमूल्य संसाधन को संरक्षण की और संभाल की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं। अब देखो, वन जो है वो हमारी संपदा है। पौधे जो हैं, अब पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। अब देखो यहाँ पर एक फोटो दी गई है कि सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति, और इतना ज़्यादा यहाँ पर वन बना हुआ था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सुनामी आई तो वहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दिखाया गया है, वहाँ पर निकोबार में बहुत ज़्यादा मात्रा में वनों को नुकसान हुआ था। अब पौधे जो हैं अब हम जैसे कि पेड़ हम बता रहे हैं कि हमारी संपदा है, ये सभी पेड़ जो हैं वो जंतु, यहाँ पर शेर रहता है और गिलहरी है, बंदर है, चिड़ियाँ हैं, कौवे हैं, ये सभी कहाँ रहते हैं, ये वन में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। जिससे कि क्या होता है, ये पेड़ ही इनका आश्रय स्थल है। लेकिन जब जलवायु में परिवर्तन होता है और मनुष्य इन सबको छेड़ता है, हस्तक्षेप करता है, तो उस समय बहुत से पौधों, बहुत जंतुओं के रहने पर उनके जीवन संकट आ जाता है। और आज भी ऐसे गुजरते हैं जो कि खत्म होने की कगार पर हैं। तो इस प्रकार वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाने वाली आग, भूस्खलन, पृथ्वी का खिसक जाना, इनमें से कुछ मानव और मानवीय और प्राकृतिक कारक हैं जो इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। ज़्यादा वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो पानी बह जाएगा, पानी रुकेगा नहीं धरती पर। और धरती पानी नहीं रुकेगा, उसके जल में पानी नहीं जाएगा, तो मिट्टी में जो जीवन स्तर है, मिट्टी का जल स्तर है, वो ऊंचा नहीं आ पाएगा। आपको पता होगा कितने ज़्यादा नीचे गहराई तक अब ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, उसका बोर किया जाता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा गहराई तक पानी प्राप्त होता है, वो बहुत कम। तो इसलिए ये सब कारण जो है, ये प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आज सबको पता है कितना ज़्यादा बुरा हाल है। तो मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए, अपने शौक के लिए पशुओं को भी मारना शुरू कर दिया। जैसे चमड़ा, उनके नाखून, जैसे हाथी दांत, उनके सींग, ये सब जो है अपने उपयोग के लिए इसका व्यापार करना शुरू कर दिया। अब सरकार ने इन सबके, इन जीवों के संरक्षण के लिए, इन सब की सुरक्षा के लिए कुछ अभयारण्य और
वन्य जीव क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया है जिससे कि इनके जीवन को बचाया जा सके। अब देखो कि यदि इन प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को, इनकी जो इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर जीवित हैं, यदि तंग ना किया जाए या उन लोगों को जीव जंतुओं को मारा ना जाए उनकी जनसंख्या के आधार पर, या फिर किसी भी काम के लिए ना मारा जाए, तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। क्योंकि पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए हर जीव जो है एक दूसरे जीव पर आश्रित है और इन सभी प्राणियों का जीवन जो है पारितंत्र के रूप में यहाँ पर अगर आपस में एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे यानी कि अगर हम एक दूसरे जीव का जो भी हमारा नुकसान करता है या ऐसा भी कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे वन्य जीवन और प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचे, तो हमें अपने सामुदायिक स्तर पर हमें क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए स्कूलों में जाकर बच्चों को, ताकि उन्हें शुरू से पता लग जाए कि पेड़ जो है हमारे साथी हैं, ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें, अब हमने इस लेसन में विभिन्न संसाधनों, उसके उपयोग और उनके संरक्षण के बारे में पढ़ा। और मुझे उम्मीद है, आई होप आप सबको लेसन अच्छे समय में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, understand it properly. So dear students, do like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.